हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र का चौथा अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग 1 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम, जैसे कि आपको इस टॉपिक के नाम से पता है, वैश्वीकरण और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों को हम आज समझने की यहाँ पे प्रयास करेंगे। हम ये देखेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और इसके साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो क्या होती है, किस तरीके से वो कार्य करती है, इन सभी चीजों को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बच्चों, अगर आज की हम बात करते हैं तो आज आप देखते हैं कि हम इंडिया की अगर हम उदाहरण लें तो आज हम इंडिया में रहते हुए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं जो कि इंडियन कंपनी ने नहीं बनाए हैं। चाहे आप अगर मोबाइल फोन में बात करें तो आज हम एप्पल के फोन यूज करते हैं, या फिर आज हम सैमसंग के फोन यूज करते हैं, हम रेडमी के फोन यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि ये कोई भी फोन जो है वो इंडियन कंपनी नहीं है, ये सब बाहर की कंपनियां होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। अगर हम गाड़ियों में बात करें तो आज हमें ऑडी देखने को मिलता है, मर्सिडीज देखने को मिलती है। इसके बाद आपके हुंडई की गाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, तो हम होंडा की गाड़ियां देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी जो है वो इंडियन कंपनी ने ये गाड़ियां नहीं बनाई है, लेकिन ये हमें इंडिया में इजीली अवेलेबल होती है। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया है ग्लोबलाइजेशन के कारण या वैश्वीकरण के कारण। देखिए, आज मैं आपको दो चीजें बहुत अच्छे से पहले समझाऊंगी, उसको आप बहुत अच्छे से समझना बच्चों। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो होता है एमएनसी। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ मैं। मान लीजिए कि एक अमेरिकी कंपनी है और उसने जो है अपना सेटअप लगाया है इंडिया में, चाइना में, जापान में, मतलब बहुत सारी जगह अपना सेटअप लगाया है। ठीक है, क्यों लगाया है? ताकि उसका प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो सके और मार्केट भी जो होता है उसे ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा मिल सके, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो जब एमएनसी के कारण क्या हुआ है, जब एमएनसी का विस्तार हुआ है तो उससे जो एक देश की मतलब किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो अब इंटरकनेक्टेड हो गई है। मतलब वो उस देश की इकोनॉमी केवल उस देश पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि वो जो होता है अन्य राष्ट्रों पर भी उसकी निर्भरता हो गई है। और आज जो अगर हम देखें तो पूरी तरीके से जो मार्केट होता है वो इंटरनेशनल मार्केट हो गया है। सारी चीजें जो होती है वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए उनका प्रोडक्शन हो रहा है। तो इंटरनेशनल आज जो होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक बन गया है, और इसी को ही हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कह सकते हैं। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प है। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन, टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए उपलब्ध है। अगर हम आज के विश्व की बात करते हैं, जिसे कि हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की दुनिया कहते हैं, तो बच्चों आपको ये देखते हैं कि आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे विकल्प हमारे पास है। कि अगर आपको मोबाइल लेने जाना है तो आपके पास ढेरों ऑप्शन है कि आप इसमें से जो चाहे वो ले सकते हैं। अगर हम टेलीविजन देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे उसके लिए भी ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, कैमरे के लिए भी उपलब्ध होते हैं। तो बहुत सारी जो, और उसके बहुत सारे मॉडल भी अवेलेबल है के हिसाब से जो होता है, बहुत सारे मॉडल आज हमें इजिली अवेलेबल हो सके हैं। और ये क्यों हो पाए हैं? ये हो पाए हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। आज अगर आप बच्चों अपने घर के बाहर चलेंगे तो आप बहुत सारी गाड़ियां देख सकते हैं जो कि इंडियन कंपनी ने नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी वो है। और जैसे कि आप थोड़ा ही अगर आप कभी गए तो आपको ऑडी की गाड़ी भी दिख जाएगी, आपको मर्सिडीज भी दिख जाएगी, उसके साथ साथ आपको जो है वो रेंज रोवर की गाड़ियां दिख जाएंगी, आपको हुंडई की गाड़ी दिखेगी, होंडा की गाड़ी दिखेगी। और इसमें से कोई भी जो है वो इंडियन कंपनी नहीं है जो इसको बनाई है, लेकिन वो इंडिया में हमें इजिली देखने को मिलते हैं। ये एक उदाहरण है इंडिया का। ऐसे ही विश्व के अलग देशों में भी यह बात लागू होती है। तो अगर हम भारत की फिर से बात करें तो अब वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट की कारें ही दिखाई देती थी। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं, उनके पास ऑप्शन है, और बहुत सारे रेंज की भी जो है उन्हें गाड़ियां उपलब्ध है। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजन और प्रसंस्कृत फलों के रस तक हमें सब कुछ आज इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे ब्रांड का अवेलेबल है, हमारे पास बहुत सारा
चॉइस है, और ये सब कुछ है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के कारण। हमारे बाजार में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया। अगर हम सिर्फ 2 दशक पहले के भारत को देखें तो शायद हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं थे। उस समय बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे और उसी में ही जो है बहुत लिमिटेड चॉइस थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज विश्व बहुत तेजी से बदल रहा है। हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल हमारे पास चॉइस है, हम बहुत सारे हमारे पास विकल्प है। तो एक तरीके से आज हमारा मार्केट जो है वो पूरी तरीके से एक इंटरनेशनल मार्केट हो गया और पूरी तरह से वो चेंज हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों के जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो ये चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस कैसे आए, कौन उनको ला रहा है और ये हमारे लाइफ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि आज जो पूरे बाजार में हम देखें तो आज बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास विकल्प जो है वो मौजूद है। अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद होते थे। अगर हम 20वीं सेंचुरी की मिड ऑफ 20वीं सेंचुरी की भी बात करें बच्चों, तो अभी तक भी जो व्यापार होता था वो मुख्य रूप से एक देश के अंदर ही होता था और देश के बाहर जो वस्तुओं का होता मतलब जो व्यापार होता था उसमें क्या होते थे, रॉ मटेरियल्स होते थे, कच्चा माल होता था, खाद्य पदार्थ होता था और यही सारे उत्पाद होते थे या फिर तैयार उत्पाद होते थे जिनका कि बाहर के देशों के साथ जो है उनका क्रय विक्रय किया जाता था। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। आप जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो भारत से रॉ मटेरियल्स और जो भी खाद्य पदार्थ होते थे वो यहाँ से जाते थे और जो तैयार होकर जो इंग्लैंड की वस्तुएं थी वो भारत के मार्केट में आकर यहाँ पे वो आती थी और उनका जो है विक्रय होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया थे। तो एक जो था वो बिजनेस ही एक ऐसी चीज थी जिसने देश को, बहुत सारे देश को आपस में जोड़ा और यही बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, कि परिदृश्य पर उभरने के पहले का युग था। एमएनसी के आने के पहले का जो टाइम था वो यही टाइम था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया एमएनसी क्या है, अब इसको और विस्तार से समझते हैं कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। मतलब ये उस देशों में जो है वो प्रोडक्शन भी करती है, उस पर कंट्रोल करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है, तो वो वहां पे ऑफिस भी अपना सेटअप करती है। इसके साथ साथ जो होता है वो फैक्ट्रियां वगैरह भी स्थापित करती है, जहां क्योंकि उन्हें बहुत सस्ता श्रम मिल जाता है और अन्य रिसोर्सेज इजीली मिल जाते हैं। उत्पादन लागत, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है उसमें कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती है। तो वो क्यों ऐसा करती है, क्यों विभिन्न देशों में अपनी फैक्ट्रियां डाल रही हैं और अपने ऑफिस लगाती हैं और वहां पे अपना प्रोडक्शन भी करती हैं? क्योंकि इससे उनको बहुत कम कॉस्ट में उनका प्रोडक्शन होता है, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा जो है वो इजीली उनको लोग जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, कम वेतन में भी लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार किस तरह से होता है। तो एक हम उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से एमएनसी जो होता है वो अपने प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाती है। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादनों का डिजाइन तैयार करती है। मतलब वो डिजाइन कहाँ बना रही है? यूएसए में बना रही है। उसके पुर्जे, जो उसके पार्ट्स होते हैं, वो चीन में भी निर्मित होते हैं। तो उनका जो, क्योंकि चाइना जो होता है वो बहुत चीप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वो कहाँ बना रही है? चीन में जाके अपने पार्ट्स बनाती हैं। फिर उन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है। वहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। अब इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा, जो कस्टमर केयर होता है, उनका भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है।
आप देखिए एक कंपनी एमएनसी है जो स्टेप बाय स्टेप हर देश में जा रही है। कहीं एक देश में उसके कुछ पार्ट बनते हैं, दूसरे देश में कुछ हो रहे हैं, तीसरे देश में कुछ हो रहा है, तो वो हर देशों में जो है वो कुछ ना कुछ अपने पार्ट्स बना रही है और फिर लास्ट में उसकी मार्केटिंग कर रही है और उसे जो है बेच रही है। आप ये ऑफिस देख सकते हैं, ये बेंगलोर स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है और ये विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराते हैं। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। तो केवल अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच रही है, बल्कि वस्तु और सेवा वो प्रोडक्शन भी कर रही है विश्व स्तर पर, और परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है, क्योंकि इसकी जो उत्पादन जो प्रोडक्शन है वो ऐसे इजीली नहीं है, वो बहुत स्टेप बाय स्टेप हर देश में जा रहा है। कहीं पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे उसको रिसर्च हो रहा है, भारत में आकर जो है वो उसके जब वो भारत में आती है तो वहां पर जो है उसको कस्टमर केयर उनको की सुविधा उपलब्ध हो रही है। उसके बाद जो है चाइना में चीप मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पे उसके पार्ट्स बन रहे हैं। तो इस प्रकार से जो होता है वो सरल नहीं बल्कि एक जटिल रूप से संगठित होती है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर जो उनका प्रोडक्शन हो रहा है उसकी प्रोसेस बहुत सारे देशों ने मिलकर पूरा किया है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र है, एक चीप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है और होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत अच्छे इंजीनियर उपलब्ध हैं जो कि प्रोडक्शन के तकनीकों पक्षों को समझ सकते हैं, टेक्निकली उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ आपको इजीली इंग्लिश बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो कि कस्टमर की देखभाल कर सकते हैं, उन्हें बहुत सारी जो होता है सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50-60% बचत कर सकती है। मतलब इनको जो है 50 से 60% इनको मुनाफा देती है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो सबसे पहले हमने ये देखा कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, वैश्वीकरण क्या होता है, इसके साथ साथ जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी या फिर जिन्हें हम हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, वो क्या होती है, कैसे कार्य करती है, इन सभी चीजों को आज हमने इस लेक्चर में समझने का प्रयास किया।